ठीक है। तो फंक्शंस इन पाइथन, तो फंक्शंस क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जिसमें हम कुछ स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं कि कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करती हैं। मान लो आप एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं, ठीक? तो हर एक काम से रिलेटेड, हर एक टास्क से रिलेटेड कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है। अगर आप वन गो में एक लंबा सा प्रोग्राम लिख दोगे तो मान लो 100 लाइन, 200 लाइन या 1000 लाइन्स, या जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट है वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स के होते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम को डिबग करना भी मुश्किल होता है और इजिली अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल होता है। साथ में अगर बाद में कभी कुछ मेंटेनेंस पर्पज से कहीं पे कुछ चेंज करना हो वो भी मुश्किल होता है। तो एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम्स में, सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करना हो तो हम लोग फंक्शंस का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो आपके प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलरिटी का फीचर लाने के लिए फंक्शंस यूज किया जाता है, और हर एक मॉड्यूल को एक फंक्शन बोला गया है, और हर एक फंक्शन एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। तो इससे दूसरा एक कारण तो ये हो गया कि हम टास्क को डिवाइड कर देते हैं सब टास्क में। साथ में दूसरा क्या होता है कि कुछ प्रोग्राम्स में कुछ सेट ऑफ कोड बार बार यूज होते हैं, या हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्टिकुलर फंक्शन हमारे मैक्सिमम प्रोग्राम में यूज होता है, तो बार बार उसको लिखना, उससे बेटर है कि हम एक फंक्शन लिखे, उसको एक मॉड्यूल में स्टोर कर दें, और उसको जहां जहां पे भी वो चाहिए बार बार उसको हम रिवोक कर ले, यानी वहां पे हम उसको कॉल कर ले, रिकॉल कर ले, सॉरी। तो इससे क्या होगा, हमारा रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट बढ़ेगा कि एक कोड को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, वही एफर्ट हम प्रोग्राम में और कोड जनरेट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो फंक्शंस हमें क्यों यूज करने चाहिए? तो पहला तो यही है हमारा कि मॉड्यूलरिटी लाने के लिए, कि प्रोग्राम को टुकड़ों में डिवाइड करना हो, तो इस कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फंक्शंस यूज करते हैं। प्रोग्राम के कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है अगर हम फंक्शंस यूज करते हैं। कोई भी बुक है, देखो आप बुक, कोई भी बुक देखते हो, अगर वो चैप्टर्स में डिवाइड हो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा बनता है। अगर चैप्टर्स में डिवाइडेड हो, वन गो में पूरी बुक लिखी हो, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना, उसमें कंटिन्यूटी बनाना मुश्किल रहता है। उसके बाद हमारा सेकंड हमने क्या लिया है? इम्प्रूव्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। सेम फंक्शन कैन बी यूज्ड इन एनी प्रोग्राम रादर देन राइटिंग द सेम कोड फ्रॉम स्क्रैच। कि आपका अगर सेम कोड एक ही प्रोग्राम में बार बार यूज हो रहा है, तो बार बार लिखने की बजाय एक बार लिखेंगे और बार बार उसको यूज कर देंगे। इससे क्या होगा? प्रोग्राम का जो साइज है वो भी रिड्यूस होगा, और एरर आने के चांसेस भी कम रहेंगे। और थर्ड जो मेन एडवांटेज है वो डीबगिंग है, कि कोड को बहुत लंबा कोड लिख लिया आपने, फंक्शंस यूज नहीं किया, तो डीबग करना हो तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर प्रोग्राम फंक्शंस के डिवाइड होकर लिखा हुआ है तो डीबगिंग आसान रहती है, पता लग जाता है कि कौन से पर्टिकुलर फंक्शन में हमारा एरर है, या कौन सी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में मिस्टेक है। तो इस तरह से हम फंक्शंस को मेनली किस लिए यूज करते हैं? मॉड्यूलरिटी लाने के लिए, रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, और हमारा जो डीबगिंग है इस प्रोसेस को इजी करने के लिए। तो पाइथन में हम लोग फंक्शन कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन से पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कोई खास कीवर्ड नहीं है, लेकिन पाइथन ने कीवर्ड दिया है डीईएफ, डिफाइन फंक्शन, डीईएफ कीवर्ड दिया है। आपको कभी भी कोई फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसके शुरू में आपको डीईएफ लिखना है। डीईएफ हमारा पाइथन का कीवर्ड है। उसके बाद आपको फंक्शन का नेम देना है और एक ब्रेसिस देनी है। जैसे देखो मैंने लिखा फंक्शन नेम ब्रेसिस, उसके बाद एक आपको कॉलन दूंगा, ठीक है। इस कॉलन के बाद आपको अगली लाइन से इस फंक्शन की बॉडी टाइप करनी है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप फंक्शन में, जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप फंक्शन में इंक्लूड करना चाहते हो, उन्हें इंटेंडेड स्पेस पर ही देना है। इस पर्टिकुलर केस में देखो, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को फंक्शन के अंदर लिया है, तो मैंने जहां से डेफ का डी शुरू हो रहा है वहां से प्रिंट का पी शुरू नहीं किया, कुछ पर्टिकुलर टैब स्पेस के बाद पी शुरू किया। जब आप पाइथन के एडिटर पे वर्क करोगे, जब प्रोग्राम टाइप करोगे, जैसे ही आप फंक्शन नेम के बाद कॉलन लिख के एंटर प्रेस करोगे, ये अपने आप ही आपको जो अगली लाइन में जो कर्सर है टैब स्पेस के बाद ही आके रुकता है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको इंडेंटेशन देना है, क्योंकि यूजली बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन के ब्लॉक को दिखाने के लिए या तो कर्ली ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन यूज होता है, और कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में बिगिन कीवर्ड यूज होता है और लास्ट में एंड कीवर्ड यूज होता है। फंक्शंस
लेकिन अगर हमारा पाइथन का फंक्शन है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस इंडेंटेशन का ध्यान रखना। उसके बाद हम पाइथन में फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डीईएफ कीवर्ड यूज होता है। कॉलिंग के लिए कोई कीवर्ड नहीं है, बस फंक्शन नेम स्पेसिफाई करना है और ब्रैकेट के अंदर वो सेट ऑफ पैरामीटर्स पास करने हैं जिस जितने या जो से पैरामीटर फंक्शन को डिफाइन करते वक्त दिए गए थे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने फंक्शन जो डिफाइन किया है, इसकी ब्रैकेट देखो पैरेंथेसिस अंदर से खाली है, यानी इसको कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए। तो नीचे मैंने फंक्शन कॉल किया है, बस फंक्शन नेम स्पेसिफाई किया है और साथ में एक एम्प्टी ब्रेसिस दे दिया, एम्प्टी पैरेंथेसिस दे दिया है, यानी इस पर्टिकुलर फंक्शन को कोई भी पैरामीटर या कोई भी आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर डिफाइन में मैंने अंदर लिखा होता ब्रैकेट के अंदर, मान लो एक सिंगल वेरिएबल लिखा होता, तो यहाँ पे हम लोग वो वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल या एक सिंगल वैल्यू पास कर। तो फंक्शन कॉलिंग इजी है, बस फंक्शन नेम स्पेसिफाई करना है। यहाँ ध्यान रखना है कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम में बाद में आपको कोलन नहीं लगाना, सिर्फ डिफाइन करते वक्त आपको कोलन लगाना है। अब ये एक छोटा सा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो एक स्मॉल प्रोग्राम है। तो डेफ के बाद जो देखो मैंने इंडेंटेड स्पेस के बाद प्रिंट दिया है कि इस फंक्शन नेम का जो नाम का जो फंक्शन है उससे मैंने एक हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग प्रिंट किया है। साथ में ही मैंने उसके बाद फंक्शन को कॉल किया है, तो मैंने इंटेंडेड स्पेस खत्म कर दिया, बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट जहां से डेफ का डी शुरू हो रहा है, फंक्शन नेम का कॉलिंग के टाइम में एफ वहीं से शुरू किया। अगर हम इसको इसके ऊपर वाली स्टेटमेंट के इंटेंडेड स्पेस पे देंगे तो ये स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर ही मानी जाएगी। तो हमें क्या करना है, फंक्शन से बाहर जिसको भी लेना है तो वहां पे इंटेंडेड स्पेस को खत्म करना है। तो इजी है फंक्शन को कॉल करना पाइथन में। उसके बाद है कॉलिंग अ फंक्शन, द रिटर्न स्टेटमेंट, कि हम फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब भी किसी फंक्शन में कुछ कैलकुलेशन हो रही हो और वो जो फाइनल आंसर है आपको मेन प्रोग्राम में वापस करना है, तो उसके लिए हम लोग एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। रिटर्न रिटर्न के ब्रैकेट में हम लोग वो पैरामीटर लिखते हैं जिसको हमने मेन प्रोग्राम में वापस भेजना है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने एक सम नाम का फंक्शन लिया है जिसको हमने दो वेरिएबल पास किए हैं ए और बी, इसको डिफाइन कर दिया और अगली लाइन में हमने किया कि जो पैरामीटर पास होंगे उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करके सी में स्टोर कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, रिटर्न सी से जो भी एडिशन है उसको मेन प्रोग्राम में जहां पे इसको कॉल किया जाएगा, जहां पे भी कॉल किया जाएगा ये आंसर वहां पे रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हो गया। मैंने दो वेरिएबल ले लिए एक्स और वाई, एक्स को इनिशियल वैल्यू दे दी 2, वाई को इनिशियल वैल्यू दे दी 3। आप इनको रीड भी कर सकते हो पाइथन की इनपुट स्टेटमेंट को यूज करके। यहाँ मैंने एक फिक्स वैल्यू दे दी है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए जेड इज इक्वल टू सम एक्स कॉमा वाई। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, सम फंक्शन को कॉल करेगी और एक्स और वाई की जो वैल्यूज है इसको पास करेगी, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 फंक्शन को पास हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम का कंट्रोल सम नाम के फंक्शन के पास चला जाएगा। तो ऊपर आप देख पा रहे हैं तो x की वैल्यू जो थी हमारी 2 वो a में आ जाएगी, y की वैल्यू जो थी b वो b में आ जाएगी। तो c इज इक्वल टू 2 + 3 5, रिटर्न c। तो जो c में हमारा आंसर स्टोर्ड है 5, वो मेन प्रोग्राम में रिटर्न होगा। मेन प्रोग्राम में रिटर्न हो रहा है तो इसको हमें किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा z इज इक्वल टू सम x कॉमा वाई। तो क्या होगा कि हमारा जो सम है जो कैलकुलेट होकर आया वो z में स्टोर हो गया, फाइनली हमने z को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम्स लिख सकते हैं यूजिंग फंक्शन। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम से किया हमने, एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शंस इन पाइथन। इस तरह से आप कोई भी मैथमेटिकल जो छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं फंक्शंस की प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। एक एग्जांपल और लिया है हमने, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शन इन पाइथन। इसमें भी मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है फैक्ट नाम का। फैक्ट फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर पास किया है n, इसको n पैरामीटर चाहिए, यानी एक पैरामीटर चाहिए। उसके बाद हमने डेफ के बाद हमने फंक्शन की बॉडी दे दी है कि फैक्ट की कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन पार्ट दिया है। उसमें मैंने लिया i इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू 1। आई लिया है लूप इटरेट करने के लिए, क्योंकि किसी भी नंबर का जब फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो
1 से लेके उस नंबर तक के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ सीरीज करना है। तो हमने एक लूप काउंटर ले लिया आई और उसको वाइल लूप में इटरेट किया एन तक। मान लो आपको 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 1 to 5 तक हमारा ये वाइल लूप चलेगा। लूप बॉडी के अंदर भी मैंने इंटरडिक्ट स्पेस के साथ देखो स्टेटमेंट दिया एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई। तो ये क्या करेगा, इटरेटिवली चल के एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। इनिशियली आई की वैल्यू 1 है, एफ की वैल्यू 1 है, तो एफ इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज 1। फिर आई की वैल्यू क्या है, इनिशियली 1 है, तो क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 इज 2। फिर ये वाइल लूप के पास जाएगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू एन। अगर एन की वैल्यू 5 है तो ये कंडीशन ट्रू है। अब एफ की नई वैल्यू कैलकुलेट होगी, एफ इज इक्वल टू 1 इंटू 2। तो इस तरह से ये बार बार लूप इटरेट होता जाएगा। फाइनल जो आंसर है हमारा एफ में आ जाएगा। फाइनल आंसर एफ में आ चुका है। अब हमें लूप से बाहर आना है। लूप से बाहर आने के लिए मैंने रिटर्न देखो, लूप का जहां से वाइल का डब्ल्यू शुरू किया है वहां से रिटर्न का आर शुरू किया है, तो रिटर्न एफ। इस आंसर को हमें मेन प्रोग्राम में वापस भेजना है। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेट हो गया आंसर। जब भी कोई इसको कॉल करेगा ये एफ रिटर्न कर देगा उसको कैलकुलेट करके। अब नीचे मैंने स्पेस के बाद मेन प्रोग्राम टाइप किया है प्रिंट एंटर नंबर, और एक्स एक वेरिएबल रीड कर लिया है जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। मैंने लिखा जेड इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो भी रीड की है वो फैक्ट फंक्शन को पास हो जाएगी। फैक्ट फंक्शन कॉल होगा, एक्स की वैल्यू एन में कॉपी हो गई, कैलकुलेशन हुई, फाइनल आंसर एफ में आया, रिटर्न से आंसर मेन प्रोग्राम में वापस आ जाएगा। आने के बाद वो आंसर है जो जेड को असाइन हो जाएगा। तो फाइनल जो फैक्टोरियल है वो जेड में स्टोर्ड है। और फाइनली हमने लिखा प्रिंट फैक्टोरियल इज इक्वल टू जेड। तो क्या होगा, जो जेड में आंसर स्टोर्ड है फैक्टोरियल वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इन पाइथन। तो इस तरह से आप और भी प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतने ज्यादा आपका फंक्शन क्लियर होता जाएगा। एक फंक्शन और लिया है मैंने, टेबल ऑफ अ नंबर। इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस मैंने आप देखते हैं फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है और कॉल कैसे करना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन किया, फंक्शन का नाम टेबल ले लिया है, उसको एन एज अ पैरामीटर पास किया और अंदर मैंने टेबल ऑफ अ नंबर का लॉजिक लिख दिया है कि टेबल ऑफ अ नंबर क्या होता है, जिसका भी टेबल आपको कैलकुलेट करना है उस नंबर को 1 से लेके 10 तक सभी नेचुरल नंबर से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना होता है और आंसर को प्रिंट करना होता है। इस केस में हमने रिटर्न नहीं लिया क्योंकि जो भी कैलकुलेट हो रहा है हम साथ साथ वाइल लूप के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। क्योंकि इस केस में क्या है, इंटरमीडिएट आंसर्स नहीं है कि 10 आंसर्स आएंगे। मान लो आप 5 का टेबल प्रिंट कर रहे हो, 5, 10, 15 अप टू 50 तक, तो इतने एक रिटर्न स्टेटमेंट एक ही आंसर को रिटर्न कर सकती है। तो हमें क्या करना है, आपका जो आउटपुट है उसको हमने लूप में साथ साथ प्रिंट करते गए। अब मेन प्रोग्राम में देखते हैं, हमने मैसेज दिया प्रिंट एंटर अ नंबर और एक्स नंबर को हमने रीड कर लिया। और लास्ट में देखो हमने टेबल फंक्शन कॉल किया और एक्स एज अ पैरामीटर उसको पास कर दिया। जैसे आप एक्स फंक्शन को कॉल करोगे एक्स की वैल्यू एक्स को पास हो जाएगी, और जो 5 का या 10 का या एक्स की जो भी सप्लाइड वैल्यू उसका टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स की। तो पाइथन में फंक्शंस के 4 तरह की आर्ग्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने टेबल ऑफ अ प्रोग्राम का एग्जांपल ही दोबारा कंसीडर किया है, जो अभी अभी हमने देखा कि इसमें जब भी हमें फंक्शन डिफाइन करते वक्त जो वेरिएबल दिया है, हमने एक वेरिएबल दिया है, तो कॉल करते वक्त भी एक वेरिएबल देना जरूरी है। अगर हम टेबल को कॉल करते वक्त, मैंने सबसे देखो सबसे लास्ट लाइन मैंने लिखा टेबल और ब्रैकेट में एक्स दिया है, तो ये रिक्वायर्ड है क्योंकि इसके बिना टेबल जनरेट नहीं होगा। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। कि जो भी आपने यहाँ दिया, अगर यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है तो आपको मेन प्रोग्राम जो आपके फंक्शन में एक है तो कॉल करते वक्त भी एक वेरिएबल पास करना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, कि आप की पेयर वैल्यूज भी बना सकते हो। कि मैंने एक यहाँ दिया डिफाइन
मैंने MSG नाम का फंक्शन ले लिया str, और उसके अंदर हमने जो भी स्ट्रिंग पास होगा उसको हमने प्रिंट कर दिया। अब मेन प्रोग्राम में हमने फंक्शन कॉल किया MSG, इसमें लिखा है str इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो क्या होगा, str के जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो str में जो स्ट्रिंग स्टोर्ड है हेलो वर्ल्ड, ये कॉल्ड फंक्शन को सप्लाई हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं ये वाला, कि मान लो उसके भी सिंगल वेरिएबल था तो वैसे ही लग रहा था जैसे कि रिक्वायर्ड वाला था। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का एक एग्जांपल और देखते हैं, कि मान लो मैंने एक डिफाइंड मैसेज फंक्शन लिया, उसको दो पैरामीटर चाहिए। मैंने लिया ए और बी, और उसकी बॉडी के अंदर मैंने दिया प्रिंट ए। अब कॉल करते वक्त मैंने लिखा मैसेज बी इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 10। अब अगर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो पहली वैल्यू पहले आर्ग्यूमेंट को मिलती है कॉल करते वक्त, और जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरे आर्ग्यूमेंट को मिलती है। लेकिन पाइथन में क्या है कि ये एज अ कीवर्ड काम कर रही है, ए और बी है कीवर्ड हो गए। तो अब क्या है कि चाहे ऊपर ए कोमा बी है, नीचे क्या है बी कोमा ए, तो बी की वैल्यू बी को ही मिलेगी और ए की वैल्यू ए को ही मिलेगी। तो इस केस में प्रिंट ए में क्या आउटपुट आएगा, जो ए की वैल्यू आपने कॉलिंग के टाइम में दी है। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपने, 10 दी हुई है, तो 10 ही प्रिंट होगा। अगर हम ट्रेडिशनल चलते हैं, हमारा ये सी लैंग्वेज होता है या जावा होता, तो फर्स्ट पैरामीटर जो कॉल करते वक्त आपने दिया है, कॉल्ड में फर्स्ट फर्स्ट को ही जाता और सेकंड वाला सेकंड को ही जाता। उस केस में क्या होता, ए की वैल्यू 5 प्रिंट होती। लेकिन पाइथन में ये एज अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट काम कर रही। उसके बाद है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया MSG, जिसमें मैंने दो वेरिएबल दिए हैं ए कोमा बी, और बी को मैंने एक वैल्यू फिक्स भी कर दी है। ये डिफॉल्ट, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। अगर इस फंक्शन को कॉल करते वक्त बी को वैल्यू ना दी गई या सेकंड आर्ग्यूमेंट को वैल्यू ना दी गई, तो वो उसकी वैल्यू को क्या मान लेगा, 10 मान लेगा। तो मैंने इसकी बॉडी में क्या किया, ए और बी दोनों प्रिंट कर दिए हैं। मैंने नीचे दो बार इस फंक्शन को कॉल किया है, MSG ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 15। फर्स्ट फंक्शन कॉल में ए की वैल्यू 5 प्रिंट होगी और बी की वैल्यू 15 कॉल प्रिंट होगी। मैंने फंक्शन को फिर से कॉल किया, ए इज इक्वल टू 5। अब इस केस में क्या है, हमने बी को बी सप्लाई नहीं किया। ये वैलिड है, ऐसा कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ना लिया होता तो जब फंक्शन की बॉडी के अंदर जब हम बी प्रिंट करेंगे तो एरर देगा, कोई गार्बेज वैल्यू उठा सकता है। तो उस केस में क्या है, सेकंड कॉल के टाइम में आपने ए इज इक्वल टू 5 दिया है, बी नाम का आपने कोई वेरिएबल सेकंड वेरिएबल पास नहीं किया, सेकंड आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट आपने क्या कर दिया, बी इज इक्वल टू 10 किया हुआ है। आउटपुट क्या आएगी, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ये इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डिफरेंट भी है, कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया MSG, इसमें दो वेरिएबल दिया मैंने ए और बी। ए एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है, या ऑर्डिनरी आर्गुमेंट कह सकते हैं, तो बी के साथ में मैंने स्टार लगाया। स्टार लगाने से ये क्या हो जाता है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पर, यानी कि ये एक से ज्यादा वैल्यूज ले सकेगा। उसके बाद फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने फर्स्ट जो पैरामीटर है उसको प्रिंट कर दिया डायरेक्टली, प्रिंट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ए। क्योंकि बी का हमें पता नहीं है कि कितनी वैल्यूज पास होंगी, कितनी प्रिंट होंगी। अगर हम सिंपल लिखेंगे कि प्रिंट सेकंड आर्ग्यूमेंट बी, और ज्यादा अगर वैल्यूज हुई तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, एक फोर लूप को लिया है, फोर लूप काउंटर इन बी, ए आर जी मैंने एज ए लूप काउंटर ले लिया है इन बी, और मैंने लूप काउंटर के लूप के थ्रू बी में जो वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी प्रिंट कर ली है। उसके बाद अब मेन प्रोग्राम में आ जाओ, मैंने कॉल किया MSG 5,10। ये एक ऑर्डिनरी केस है, ए की वैल्यू 5 रहेगी, बी की वैल्यू 10 रहेगी, तो यही प्रिंट हो जाएगी 5,10। अब इसको एक थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ भी देखते हैं। प्रोग्राम वही है,
कि मैंने जो फंक्शन कॉल किया, मैंने देखे 5, 10, 15, 20, 25, 30, बहुत सारी वैल्यूज दे दी है। बस जो फर्स्ट वैल्यू है वो वेरिएबल ए की रहेगी, बाकी सारी की सारी वैल्यूज वेरिएबल बी की मानी जाएंगी, क्योंकि जो बी है हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है। तो आप आउटपुट देख पा रहे हैं, आउटपुट आया है फर्स्ट आर्गुमेंट बी और अगेन नेक्स्ट आर्गुमेंट थ्रू बी 10, 15, 20, 25 और 30। आगे हम देखेंगे इसमें anonymous functions या Python lambda expression. In Python, the lambda expression is an anonymous function. These functions are not declared in the standard manner by using the def keyword. You can use the lambda keyword to create small anonymous function. ये ऐसे फंक्शन है जो वेरी शॉर्ट लेंथ होते हैं, वन लाइन में आप डिक्लेयर कर सकते हो, और इनके लिए आपको डेफ कीवर्ड यूज नहीं करना होता, इनके लिए हम लोग लैम्डा कीवर्ड यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए। पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स क्या है, आपको लैम्डा कीवर्ड यूज करना है और साथ में आर्ग्यूमेंट्स दे देने हैं, फिर कॉलन, फिर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आप ये मान के चल सकते हो कि जो आपके फंक्शन की बॉडी होती है वो एक्सप्रेशन है। आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन को कॉल करते वक्त आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो। द लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बट कंटेन only one expression and the result of that expression is returned as a return value. The lambda expression must contain only one expression which is evaluated and returned. The lambda expression does not use the keyword return. It automatically returns the result of the expression. तो मतलब क्या है कि कोई डेफ कीवर्ड नहीं यूज करना, लैम्डा कीवर्ड यूज करना है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप जितने मर्जी ले सकते हो। एक्सप्रेशन में आपको एक सिंगल एक्सप्रेशन देना है, वो कोई रिटर्न स्टेटमेंट आपको इसमें यूज नहीं करनी, आंसर्स ऑटोमेटिकली रिटर्न हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बिकॉज सम इज इक्वल टू लैम्डा ए कॉमा बी कॉलन ए प्लस बी। उसके बाद हमने दे दिया, ये तो हमारा सम तो हो गया, फंक्शन हो गया, लैम्डा फंक्शन हो गया। ये क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ टू नंबर कर रहे हैं। आपको भी याद होगा थोड़ी सी पहले हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स का जब प्रोग्राम किया तो हमने डेफ कीवर्ड यूज किया था सम के साथ में और रिटर्न सी भी किया था। लेकिन यहाँ पे देखो वो इतना बड़ा कोड एक सिंगल लाइन में आ गया है, सम इज इक्वल टू लैम्डा ए कोमा बी कॉलन ए प्लस बी। तो ये क्या करेगा, कॉलन के बाद जो भी कैलकुलेशन है वो करके आंसर सम में स्टोर कर देगा। अब मेन प्रोग्राम नीचे दिखाते हैं, नीचे मेन प्रोग्राम देखो जहां पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया सम 10, 20। सम फंक्शन हमने कॉल किया 10 और 20 एज अ पैरामीटर पास करके। तो ये क्या करेगा, 30 एज अ आंसर रिटर्न कर देगा। फिर सेकंड लाइन में सम फंक्शन दोबारा से कॉल किया है, 20 पैरामीटर दिया है, तो एज अ 40 ये आंसर रिटर्न कर। स्मॉल लेंथ आपको फंक्शंस लिखने हो तो लैम्डा फंक्शंस आप लोग लैम्डा एक्सप्रेशंस को यूज करके अनोनिमस फंक्शंस लिख सकते हो। अनोनिमस फंक्शन में एक एग्जांपल और देख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो फंक्शन का नाम मैंने स्क्वायर ले लिया है, इज इक्वल टू लैम्डा नम, क्योंकि एक ही पैरामीटर चाहिए, कॉलन नम, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर यूज किया, पावर मैंने दे दी 2। अब नीचे मेन प्रोग्राम है, उसमें दिया एंटर द नंबर और एक्स नंबर को हमने रीड कर लिया और स्क्वायर फंक्शन को बाद में कॉल किया। एक्स की वैल्यू जो भी रीड की है आपका स्क्वायर फंक्शन को पास हो जाएगी और एक्स का स्क्वायर होके रिटर्न हो जाएगा और आपने उसको फाइनली आंसर को प्रिंट कर दिया। Passing collections as parameters to a function in Python, कि आपको एक कलेक्शन है या एक लिस्ट है एज अ पैरामीटर पास करनी हो। एग्जाम्पल सबसे समझते हैं लिस्ट के एग्जाम्पल से। एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम ले लिया हमने डेफ, सैंपल डिफाइन किया डेफ से, उसको एक पैरामीटर पास किया ए कॉलन। अब फंक्शन की बॉडी में दिखा ए डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या है, हमारा लिस्ट का फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है ये। तो मैंने 3 मेंबर्स ऐड कर दी, ए डॉट अपेंड ब्रैकेट में दे दिया 6, 7, 8, कि जो भी लिस्ट इसको सप्लाई होगी उसमें ये नई वैल्यूज भी ऐड हो जाएगी। अब मेन प्रोग्राम में मैंने एक लिस्ट ले ली है ए, जिसमें हमने 5 मेंबर ले लिए और लिस्ट को प्रिंट करके देख लिया। बाद में हमने सैंपल ए लिखा है, सैंपल ए से क्या होगा, आपका सैंपल फंक्शन कॉल होगा और ए लिस्ट एज अ पैरामीटर पास हो जाएगी सैंपल फंक्शन।
और ए पे कैलकुलेशन हो जाएगी। कैलकुलेशन क्या हो रही है, अपेंड हो रहा है। तो फाइनली हमने ए को प्रिंट किया। तो दोनों आउटपुट में आप डिफरेंस देखो, पहले मैंने फंक्शन कॉलिंग के टाइम कॉलिंग से पहले प्रिंट किया है तो वही लिस्ट प्रिंट हुई है 1 2 3 4 5, और आफ्टर फंक्शन कॉल 1 2 3 4 5 और 6 7 8 जो हमने टू फंक्शन ऐड किए थे वो भी ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कलेक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो। एक ये स्मॉल प्रोग्राम है हमारा प्रैक्टिस के लिए, आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे। ये पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स यूजिंग फंक्शन। क्या आपको एक से लेके एन तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो प्रिंट करने हैं फंक्शंस का कंसेप्ट यूज करके। तो इसकी आपको एज अ प्रैक्टिस इसको खुद करना है, और रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब नेक्स्ट हमारा पाइथन का मैप एंड फिल्टर फंक्शन। मैप एंड फिल्टर आर द बिल्ट इन फंक्शन यूज टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू इन अ लिस्ट। कि वैसे तो क्या होता है, आप जब भी फंक्शन कॉल करते हो ना, तो जो पैरामीटर पास करते हो वो उस पर ही वर्क करता है। लेकिन लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हो, बहुत सारी वैल्यूज पे काम करवाना हो, फैक्टोरियल बहुत सारे नंबरों का फैक्टोरियल कैलकुलेट कराना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतनी बार फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मान लो 1 to 5 तक नेचुरल नंबर्स है, सभी का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो आपको एक लूप लगाना पड़ेगा, उसमें फंक्शन को बार बार कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मैप और फिल्टर फंक्शन को यूज करके आप सिंगल कॉलिंग में भी ये काम कर सकते हो। तो मैप फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को मैप करता है, सीक्वेंस को मैप करेगा फंक्शन के नेम के साथ, तो सारी कैलकुलेशन करवा देगा। तो मैप फंक्शन का जनरल सिंटैक्स क्या है, मैप। मैप हमारा कीवर्ड है, तो दो पैरामीटर इसको रिक्वायर्ड है, फंक्शन नेम कोमा सीक्वेंस डाटा एलिमेंट्स। मैप फंक्शन accepts two arguments. The first argument is the function which is to be executed, and the second argument is the sequence of values for which the specified function have to be executed. कि पहला तो फंक्शन है, जैसे मान लो हमारा फैक्टोरियल फंक्शन है, फैक्ट कोमा अगेन लिस्ट ऑफ वैल्यूज जिनके फैक्टोरियल कैलकुलेट करने। तो पहला आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, किसी फंक्शन का नाम होना चाहिए, और इसके साथ में आपको कोई ब्रैकेट नहीं लगानी, और ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करने। तो एक एग्जांपल देखते हैं मैप का। मैंने एक स्क्वायर फंक्शन लिया है। स्क्वायर फंक्शन में क्या किया, जो भी हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एसक्यूआर का नाम था, जिसको मैंने डेफ से डिक्लेयर किया है, तो नम एज अ पैरामीटर पास किया है, रिटर्न नम, साथ में दिया है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 2। तो जो भी इसको सप्लाई होगा वो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब नीचे आप मेन प्रोग्राम में आ जाओ, लिखा है नंबर्स। मैंने एक लिस्ट ले लिया नंबर्स नाम की 1 2 3 और 4। इन सभी नंबर्स का हमें स्क्वायर करना है। तो अब अगली लाइन में मैंने लिखा है एसक्यूआर इज इक्वल टू लिस्ट मैप एसक्यूआर कॉमा नंबर्स। तो मैप के अंदर देखो एसक्यूआर हमने फंक्शन नेम स्पेसिफाई कर दिया है, कोई ब्रैकेट नहीं लगाई, ना ही कोई आर्गुमेंट बताया इसको, बस कॉमा लिख के हमने नंबर्स दे दिया है, लिस्ट का नाम लिख दिया है। तो लास्ट में हमने क्या किया, प्रिंट एसक्यूआर। तो यहाँ पे हमने एक एसक्यूआर नाम की लिस्ट भी बना ली है, जिसमें फाइनल आंसर्स आके स्टोर होंगे। तो क्या होगा, ये लिस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर के लिए एसक्यूआर फंक्शन बार बार अपने आप कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन एसक्यूआर इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली पासिंग एवरी एलिमेंट फ्रॉम द नंबर्स लिस्ट। उसके बाद हमारा फिल्टर फंक्शन है। फिल्टर फंक्शन में हमारा कीवर्ड क्या रहेगा, फिल्टर रहेगा, और दो पैरामीटर पास होंगे इसको। पहला पैरामीटर क्या है हमारा, फंक्शन नेम, और दूसरा पैरामीटर क्या है, सीक्वेंस ऑफ डाटा एलिमेंट्स। तो इसको भी देखते हैं यूज करके, सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा। फिल्टर फंक्शन एक्सेप्ट्स टू आर्ग्यूमेंट्स, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन नेम function which is to be executed, and the second argument is the sequence of elements for which the specified function has to be executed. सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है, बस कीवर्ड का ही फर्क है, यहाँ पे मैप और फिल्टर कीवर्ड का फर्क है। एक एग्जांपल के साथ इसको भी समझते हैं कि मैंने कहा है कि हमारी जो सप्लाइड लिस्ट है इसमें से इवन नंबर्स प्रिंट कर दो। तो हमने एक फंक्शन किया डिफाइन डेफ से, फंक्शन का नाम लिख दिया इवन नम, और रिटर्न किया नम परसेंट 2 इक्वल्स टू 0।
तो ये क्या करेगा, जब भी ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो रिटर्न होगा, नहीं तो नहीं। मान लो नम की वैल्यू 1 है तो उस केस में ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जब 2 होगा तो ये 2 को एज अ आंसर रिटर्न कर देगा। जब भी ट्रू होगा तो ये रिटर्न करेगा। अब मैंने मेन प्रोग्राम में किया नंबर्स, और चार मैंने नंबर्स लिस्ट में 4 एलिमेंट दे दिया, 1 2 3 और 4। अब मैंने दिया फिल्टर इवन कॉमा नंबर्स। तो फिल्टर फंक्शन क्या कर रहा है, फिल्टर लगा रहा है। जो भी फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं साथ में नंबर्स नाम की लिस्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो जहां जहां आंसर ट्रू होगा वो वाले आंसर्स वापस आ सकेंगे। तो 2 और इस पर्टिकुलर केस में 2 और 4 के केस में ही ट्रू रिटर्न होने वाला है। नेक्स्ट है ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल्स। Variables that are defined inside a function body have a local scope and those defined outside have a global scope. जो भी आप वेरिएबल्स किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो वो लोकल, उनका स्कोप क्या रहता है, लोकल टू ब्लॉक, कि वही फंक्शन को उसके बारे में पता रहता है। और जो आप फंक्शन से ऊपर कुछ डिक्लेयर करते हो वेरिएबल, उसका स्कोप ग्लोबल रहता है, सभी फंक्शंस को वो विजिबल रहता है और साथ में मेन प्रोग्राम में भी विजिबल रहता है। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं है। एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे इसको, लोकल और ग्लोबल को। यहां मैंने दिया है i इज इक्वल टू 1, डिफाइन किया मैंने इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन a। फंक्शन के अंदर दिया i इज इक्वल टू a प्लस 1, प्रिंट आई रिटर्न आई, कि आई को हमने जो भी वैल्यू सप्लाई होगी वो उसको 1 ऐड करके हमने आई में स्टोर कर दिया। आई की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया और आंसर को रिटर्न कर दिया जहां पे भी इसको कॉल किया जाएगा। अब मेन प्रोग्राम में देखो, इंक्रीमेंट 10 प्रिंट आई, तो इंक्रीमेंट 10 हमने पास किया, आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है 1 है, इंक्रीमेंट 10, तो 10 एज अ पैरामीटर पास हो जाएगा इंक्रीमेंट को, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए प्लस 1, यानी 10 प्लस 1। तो फंक्शन के अंदर आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 11 प्रिंट होगी। अब इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करने के बाद फिर से हमने प्रिंट आई किया है, तो अब आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी। पहले केस में फंक्शन के अंदर 11 और फंक्शन से बाहर आती है फिर से 1, क्योंकि ग्लोबली आई की वैल्यू 1 ही रहेगी। उसके बाद है इनर फंक्शंस, कि आप लोग पाइथन में फंक्शन की नेस्टिंग भी कर सकते हो। A function which is defined inside of another function is called inner function or nested function. Inner functions are used so that they can be protected from everything happening outside the function. This process is known as encapsulation. कि पाइथन में परमिटेड है कि आप एक फंक्शन बॉडी के अंदर एक नया फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो। तो अंदर वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनर फंक्शन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इनकैप्सुलेशन या नेस्टेड फंक्शंस। इस तरह के फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक लिया है, एक फंक्शन लिया आउटर नाम का। यहाँ आउटर और इनर बता दूं तो कीवर्ड नहीं है, समझने के पर्पज से आउटर और इनर लिया गया है। एक फंक्शन डिफाइन किया आउटर, इसको एक वेरिएबल पास हो रहा है एक्स, और एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। आउटर फंक्शन के अंदर ही हमने एक नया फंक्शन डिफाइन किया इनर, इनर के अंदर हमने एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। उसके बाद इनर की बॉडी से बाहर आकर हमने इनर को ही कॉल किया, यानी आउटर के अंदर ही हमने इनर को डिक्लेयर भी किया है और कॉल भी किया है। अब मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं, एन की वैल्यू हमने क्या की है 10, और आउटर को हमने एन पास किया, तो आउटर की वैल्यू क्या पास हो जाएगी, आउटर में एन की वैल्यू क्या पास होगी, 10 पास होगी। तो आउटर फंक्शन में एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 10 से 11 होगी। अब इसी में ही हमने इनर फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसमें हमने क्या किया है कि एक्स को प्रिंट किया है। तो सिंपली हमने प्रिंट स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर दिया, उसका नाम क्या कर दिया, अब इनर कर दिया। अगली लाइन में लिखा है हमने इनर। इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के अंदर ही डिफाइंड है और उसके अंदर ही कॉल हुआ है। इनर फंक्शन क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो क्या आउटपुट आएगा इसका, 11। तो मेन कंसेप्ट क्या है हमारा, फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कैसे कर रहे हैं और फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन के बारे में, इनर के बारे में मेन प्रोग्राम में विजिबिलिटी नहीं होगी। जैसे मेन में मैंने लिखा आउटर एन, आप इनर फंक्शन को कॉल नहीं कर पाओगे।
तो ये था हमारा फंक्शंस का चैप्टर इसमें पाइथन में। तो जिसमें हमने फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात की है कि आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, और किस टाइप के, कितने टाइप के इसके आर्ग्यूमेंट है, इनर फंक्शंस क्या होते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं।